हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग वेक्टर के लेक्चर नंबर 3 में न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन्स लॉ के विषय में बताया था। तो चलो आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखो बच्चों, पहला सवाल है कि टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री। बोल रहा है दो फोर्सेज है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है। जैसे मान लो फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स F2 है। मैंने वेक्टर मान लिया और दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है और वो दोनों 5 यूनिट के बराबर है। ठीक है, और उनके बीच का एंगल जो दिया है बच्चों वो 60 डिग्री दिया है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है बच्चों कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, बोले तो R पूछ रहा है। ठीक है, रिजल्ट देखो, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 F2, जैसे मान लो एक फोर्स F1 ऐसे एक्ट कर रहा होगा, दूसरा फोर्स F2 इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा। तो ये 60 डिग्री तो है नहीं, ये ज़्यादा मैंने बना दिया। तो देखो 60 डिग्री, हालांकि ये 60 डिग्री होगा। क्योंकि देखो ये अगर मैं वेक्टर ऐसे किया है तो आप इसको क्या करोगे? शिफ्टिंग करोगे। तो शिफ्टिंग करोगे तो ये थीटा बनेगा और ये थीटा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री है। तो हमसे R पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? R। याद है मैंने आपको R निकालने का तरीका सिखाया था। ठीक, R कैसे निकालते हैं? तो R √a² + b² + 2ab cos थीटा किए थे। तो R बराबर R1²। तो R1 के जगह पे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे F1² जोड़ F2² और इसको क्या लिख देंगे? 2F1 F2 cos थीटा लिख देंगे। क्या हो जाएगा ना? एक A से हमने A की जगह पे F1 प्लेस किया और B की जगह हमने F2 प्लेस कर दिया। तो रिजल्टेंट का ये फार्मूला हो गया। फोर्स का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो F1 का मान कितना है बच्चों? 5 है। तो 5² + 5² प्लस क्या हो जाएगा? 2 × 5 × 5 और cos थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर 5² 25 + 25 और ये 25 5 जो 25 2 जो 50 और cos 60 होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम इससे क्या करेंगे? काट सकते हैं। तो ये देखो 25 25 50 हो गया और ये फिर 25 हो गया ना। तो ये टोटल कितना? 75। तो 25 दिया 75, आप इसको लिख सकते हो ना 25 × 3। तो 25 का √5 निकल जाएगा और इसको 3 अंदर रहने दो। तो 5√3 यूनिट आंसर हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है ना? एंड डायरेक्शंस के लिए हम लोग क्या किए थे? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग 10 का हेल्प लिए थे ऑफ R। तो 10 बीटा हम लोगों ने लिया था ना। तो 10 बीटा क्या था बच्चों? तो 10 बीटा हम लोगों ने पढ़ा था B sin थीटा। क्या पढ़ा था? B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा। यही ना पढ़े थे? तो यहाँ पे देखो B के जगह क्या हो जाएगा बच्चों? F2 sin थीटा हो जाएगा और नीचे F1 + F2 cos थीटा के क्या होगा? बराबर होगा। इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा? 10 बीटा निकल जाएगा। क्या? तो देखो यहाँ पर करोगे क्या? तो F2 हो गया 5 और sin 60। तो 5 sin 60 और ये देखो F1 भी 5 हो गया और फिर 5 × cos 60। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 5 × sin 60 √3/2 और 5 + 5 × cos 60 1/2। बस अब आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 5√3/2। ठीक, और नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा बच्चों 5 2 = 10 और 5 15/2। यही होगा ना? 15 बाय क्या हो जाएगा? 2। तो ये देखो 5√3/2 × 2 बाय फिर 15। 2 से 2 गया, 5 3 = 15। इसको इससे काट दो तो 1/√3। अब 1/√3 किसका वैल्यू होता है बताओ? 1/√3 जो होता है बच्चों 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 10 बीटा बराबर क्या निकल गया? 10 30 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है ना? तो 10 बीटा बराबर 10 30, इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। बीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, यही आंसर हो गया। समझ में आया ना? चलो इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो। पहले क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कुल आज हम लोग 10 क्वेश्चन पे काम करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, ठीक है, समझ के बनाने का है। ओके, देखो सेकेंड क्वेश्चन
को ध्यान देना, बोल रहा है कि द रिजल्टेंट, ध्यान दो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, अब बच्चों ये फोर्सेस है 3p एंड 2p, ठीक है ना। ये दोनों फोर्स का नाम क्या दिया है, एक 3p है, दूसरा 2p है, और इनकी रिजल्टेंट दिया है r, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, ठीक है ना। फर्स्ट फोर्स क्या कर दे, डबल कर दे, कीपिंग सेम डायरेक्शन, पहला फोर्स को क्या कर दो, डबल कर दो, और दोनों फोर्स के बीच का डायरेक्शन को सेम रखो, देन द रिजल्टेंट इज also डबल, ठीक है। रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, डबल। फाइंड एंगल, अब की देखो हमसे एंगल पूछ रहा है दो फोर्स के बीच, फाइंड एंगल बिटवीन व्हाट, टू फोर्सेस, ठीक है। हमें दो फोर्स के बीच का एंगल पूछा, समझ में आया सवाल। बोल रहा है दो फोर्सेज है, एक है 3p है, दूसरा है 2p, उनका रिजल्टेंट r है। बोल रहा है पहला फोर्स को आप डबल कर दो, ठीक है, डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले था, तो रिजल्टेंट डबल हो जा रहा है, तो आपको एंगल बताना है बिटवीन टू फोर्सेस। तो ध्यान दो, यहाँ पर F1 हमारे पास 3p दिया है और F2 हमारे पास 2p दिया है ना सवाल में, F1 3p और F2 2p। मान लेते हैं हम लोग, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन 3p एंड 2p, ठीक है ना। बोले तो F1 और F2 के बीच का जो एंगल है बच्चों थीटा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट R का आपने क्या फार्मूला पढ़ा है कि F1, यहाँ फोर्स है ना, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये ना पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। कितना वैल्यू पुट करेंगे, 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इधर रिजल्टेंट r, रिजल्टेंट कितना r। अब दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना। आगे हम लोग इसको कंपेयर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये देखो 3 3 जा, रूट हट गया, तो 3 3 जा 9p स्क्वायर है, ये हो गया 4p स्क्वायर, और ये देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12p स्क्वायर कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स को हम क्या कर दे, एक फोर्स को हम डबल कर दे, तो F1 नाउ F1 बराबर F1 डैश बराबर कर देते हैं कितना, 2 इंटू 3p, ठीक है। नया फोर्स क्या हो गया, F1 डैश, मान लिए F1 जो था F1 डैश में बदल गया, और F1 डैश कितना है, 2 इंटू 3p। तो ये रिजल्टेंट R जो है R डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 2R के बराबर, ठीक है ना। ये R जो है R डैश में कन्वर्ट हो गया, और ये कितना के बराबर हो गया, 2R के बराबर। तो ये R को लिखना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम R डैश बराबर 2R कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से देखो, चूंकि आप क्या करोगे, R डैश का स्क्वायर निकालोगे, तो अब की R डैश का स्क्वायर फिर से आपको रूट हटा देना पड़ेगा, तो F डैश 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और F2 देखो वही रहेगा, ठीक है, और एंगल अभी भी थीटा ही है, तो 2F1 F2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो R डैश का स्क्वायर, तो 2R का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि R डैश जो है 2R के क्या है, बराबर है, क्वेश्चन में बोला था ना। अब F1 डैश 2 इंटू 3p का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि F1 डबल हो गया था फोर्स, 3p से दोगुना, ये अपने जगह पे 2p ही रहा, और इसको आपने क्या किया, F1 डैश ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 3 2 जा 6p, और ये हो गया 2p, और ये हो गया cos थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या लिखोगे, देखो 4R स्क्वायर हो जाएगा ये सबसे पहले, तो 4R स्क्वायर बराबर देखो, फिर ये 3 2 जा 6 6 6 जा 36p स्क्वायर, और ये 2 2 जा 4p स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो ये कितना हो गया, इसको हम लोग आगे सम अप करेंगे, अभी इतना ही रहने दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे p स्क्वायर देखो सम अप हो जाता है ना, इसको आप ऐसा चाहो तो लिख दो, R स्क्वायर बराबर 9 4
13 पी स्क्वायर और ये हो गया 12 पी स्क्वायर कॉस थीटा, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको हटा दो। क्या यहाँ पे वही काम करेंगे, प्लस देखो 6 दूना 12 दूना 24, ठीक है ना, ये p इंटू पी स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो ये 4r स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये 4r स्क्वायर बराबर 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 पी स्क्वायर प्लस 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना, 40 पी स्क्वायर प्लस 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा है ना, कॉस स्क्वायर नहीं कॉस थीटा। अब क्या करोगे, देखो इसमें अगर 4 कॉमन ले ले, 4 अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये आर स्क्वायर 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये 4 दाहें के 40, तो पी स्क्वायर 10 पी स्क्वायर, और ये 4 छक 24, तो 6 पी स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड, क्या मान लो, सेकेंड। अब देखो फर्स्ट सेकेंड से दोनों को कंपेयर कर दो, फर्स्ट में देखो आर स्क्वायर है और सेकेंड में भी आर स्क्वायर है, फर्स्ट सेकेंड बराबर करेंगे तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों का आर स्क्वायर बराबर है तो कितना हो जाएगा 13 पी स्क्वायर प्लस 12 पी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 पी स्क्वायर प्लस 6 पी स्क्वायर कॉस थीटा। यही होगा ना दोनों बराबर करके। तो देखो अब क्या करोगे, ये पी स्क्वायर को इधर कर लो, तो 13 पी स्क्वायर माइनस 10 पी स्क्वायर बराबर 6 पी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 12 पी स्क्वायर कॉस थीटा। 13 में से 10 गया 3 पी स्क्वायर, 6 पी स्क्वायर कॉस थीटा में 12 गया तो माइनस 6 पी स्क्वायर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेंगे, तो क्या क्या किया जाए, 3 पी स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारा 6 पी स्क्वायर को कैंसिल कर दे, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 बाय माइनस 6, 3 दूना 6, तो -1/2। अब देखो -1/2 आपको पता है कॉस में किसकी वैल्यू होती है, अगर नहीं पता है तो देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, 1 बटा 2 तो पता है ना किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 60, तो कॉस थीटा इधर माइनस कॉस 60 है, तो हम कॉस 180 माइनस 60 अगर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपने देखा ना दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखो तीसरा सवाल ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझिएगा, तीसरा भी बहुत ही अच्छा सवाल लेंगे। सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, मिडिल पॉइंट ऑफ, देखो ए बी है, आपको प्रूफ करना है ओ सी बराबर ओ ए जोड़ ओ बी बाय 2। अब देखो इसमें मैं ट्रायंगल एक बना देता हूं कुछ इस तरह से, जैसे देखो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, और ये सी, ये हो गया सी, ठीक है ना, यहां से ये क्या हो गया सी। समझ में आ रहा है ना। तो हमसे बोल रहा है सी जो है मिडिल पॉइंट है किसका, ए बी का, इसका मतलब ए सी बी सी के क्या है बराबर है। आपको साबित करना है कि वेक्टर ओ सी जो होगा ये ओ ए जोड़ ओ बी का हाफ होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या किए, आपने ये ट्रायंगल बना लिया पहले, देखो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये क्या हो गया बी, और ये हो गया पॉइंट सी, ठीक है। देखो इसका डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं ओरिजिन ओ से, तो देखो ये हो जाएगा, ये अगर इधर से चला तो ऐसे, इधर से चलेगा तो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ओ ए सी में ट्रायंगल लो लगाते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। तो हमें ओ सी चाहिए, इधर से भी ओ सी लेंगे, इधर से भी ओ सी लेंगे, और ये प्रूफ करेंगे। देखो पहले हम ओ ए सी में लिए, ओ ए सी, तो ओ ए सी में ओ ए जोड़ ए सी ओ सी के बराबर होगा ट्रायंगल लॉ के अनुसार, तो ओ ए जोड़ ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ओ सी। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। इसके बाद इन ट्रायंगल इधर से ले लो ओबीसी में, तो ओबीसी में देखो ओ बी, इधर से ओ बी जोड़ बी सी ओ सी के बराबर है, ओ बी जोड़ बी सी बराबर ओ सी। इसको क्या मान लो सेकेंड, कुछ नहीं करो, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समझ में आ रहा है ना। क्या करेंगे,
तो OC OC देखो 2OC हो जाएगा, और OA जोड़ OB जोड़ AC जोड़ BC सब जुड़ जाएगा आपस में। तो देखो OC OC 2OC, और सब वेक्टर को जोड़ दो, OA जोड़ AC, OA जोड़ AC जोड़ OB जोड़ BC, OB जोड़ BC। बात समझ रहे हैं ना? इतना तो काम कर सकते हो। अब क्या करो, इसमें देखो OA और OB को हम एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर OA और OB, देखो चाहिए ना OA जोड़ OB, तो हम OA और OB को अलग कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2OC, यहाँ पे OA जोड़ OB को आप अलग करो, और इसको जो है AC और BC को अलग कर दो। ठीक है, AC और BC को क्या कर दो, अलग। अब ये देखो OA जोड़ OB रहने दो। अब आप ध्यान देना AC और BC के विषय में। ठीक है, देखो बच्चों, वेक्टर में यहाँ पर ये AC और ये BC है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है। दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर का सम जो होता है वो 0 होता है। ठीक है ना, दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर का सम क्या होगा बच्चों, 0 होगा। एकदम याद रखो, क्यों? क्योंकि C मिडिल पॉइंट है, तो AC BC के बराबर है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि आपको शायद पता हो कि वेक्टर AB जो होता है वो माइनस वेक्टर BA के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब डायरेक्शन से उल्टा चलोगे तो इसका साइन निगेटिव होगा। तो याद रखना कि दो वेक्टर का सम, ठीक है ना, दोनों वेक्टर यदि इक्वल हो और दोनों का सम अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो हमेशा 0 होगा। तो ये वेक्टर का सम 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या मिल गया हम लोग को, 2OC बराबर OA जोड़ OB, इसलिए वेक्टर OC बराबर क्या हो जाएगा, OA जोड़ OB डिवाइडेड बाय 2। ये वेक्टर निकल गया OC। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलो एक और हम लोग ट्रायंगल लॉ से बढ़िया सवाल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो M and N आर मिडिल points of CA and AB, CA and AB respectively. Prove that, ध्यान देना, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट BC बराबर 2NM एंड MN पैरेलल टू BC। MN पैरेलल टू क्या करना है, BC। मैं ट्रायंगल एक छोटा सा बना दे रहा हूं यहाँ पर। देखो ये A है, ये B है, ये C है, और ये NM है। ठीक है ना, ABC में ये आपका देखो NM। अब हम लोग को बोला क्या, MN आर मिडिल पॉइंट ऑफ CA। देखो CA का M क्या है, मिडिल पॉइंट, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर होगा, और N जो है AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? आपको साबित क्या करना है, BC जो होगा 2NM के बराबर होगा, और NM जो होगा BC के पैरेलल। याद करो, ये आपने थ्योरम क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में आपने देखा था ना कि किसी ट्रायंगल ABC में यदि एक साइड के अगर मान लो N और M मिड पॉइंट हो जाए, ठीक है, तो NM BC के पैरेलल होगा और NM BC के का हाफ होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम था, और इसी मिड पॉइंट थ्योरम को आज हम लोग वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, वेक्टर से स्टडी करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, चलो आंसर देखो कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे NBCM देखो एक क्वाड्रिलेटरल पे कंसीडर करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल NBCM मैंने आपको पॉलीगन लॉ पढ़ाया था, याद करो। तो पॉलीगन लॉ पढ़ाया था, तो याद रखो NB जोड़ BC जोड़ CM NM के बराबर होगा। तो अगर हम इसको ऐसा लिखे, ये NM बराबर वेक्टर NB जोड़ वेक्टर BC जोड़ वेक्टर CM, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये पॉलीगन लॉ कहता है। कोई दिक्कत? इसको आप इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल आ जाओ NMA में। ठीक है ना, देखो NMA। अब NMA में फिर हमें क्या करना है, NM निकालना है। ये NM तो कैसे निकालेंगे, NA जोड़ AM। इधर आ जाओ, NAM आ जाओ, NMA बोलो या ट्रायंगल NAM बोल दो, चलो चलेगा। तो NM बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर NA जोड़ AM।
ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। समझ में आ रहा है ना। हाँ, आप एन ए एम से भी बढ़ सकते हैं, एन एम ए को क्या लिख सकते हो, एन ए एम, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, ट्रायंगल एन एम कि एन ए जोड़ ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एन एम। अब क्या करो, इसको और इसको ऐड कर दो, एडिंग कर दो, इक्वेशन फंस सके, ठीक है। तो देखो एन एम और एन एम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2nm, क्या होगा, 2nm। इधर देखो सबको जोड़ दो, एन बी जोड़ बी सी जोड़ सी एम जोड़ एन ए जोड़ ए एम, ठीक है ना। 2nm बराबर एन बी जोड़ बी सी जोड़ सी एम प्लस एन ए प्लस ए एम, समझ रहे हो ना। ये सबको हमने क्या किया, सम अप कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2nm। ठीक, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाने का कि ये देखो BC जो है, BC को हम साइड रखेंगे, BC को क्या करेंगे, साइड रखेंगे, क्योंकि यही BC तो हमें निकालना है, और बाकी को हम पेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। ये BC को हम BC बराबर 2nm निकालना है ना, तो हम BC को यहाँ पे क्या करेंगे, साइड रखेंगे और बाकी को पेयरिंग बनाएंगे। और पेयरिंग देखो कैसे बनाएंगे, पहले आप साइड अगर चाहो तो कर लो, NB जोड़ CM जोड़ NA जोड़ AM को आपने बाहर रखा, ये अलग कर लिया, और BC को आपने बाहर रखा, साइड कर दिया, ठीक है। अब देखो NB और NA, फिर से ध्यान दो, यहाँ पर NB और NA एक दूसरे के इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो NB और NA का सम क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह यहाँ पर देखो NB और NA 0 हो गया, तो ये वेक्टर NB और NA का एक पेयर बन जाएगा, बनेगा ना, NB और NA का एक पेयर। दूसरा देखो AM, ठीक है, और CM, ठीक है, AM और CM ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं और इक्वल हैं, ये दोनों का भी सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना 0। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे NB जोड़ NA को एक साथ रखेंगे, और CM जोड़ AM को एक साथ रखेंगे, और BC को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है ना, BC तो अलग है ही। अब आप देख सकते हो कि NB और NA ये 0 आप डायरेक्ट भी करो, या इसको आप लिख के कर सकते हो, NB बराबर माइनस, ये NB बराबर आप लिख सकते हो माइनस NA लिख सकते हो, ठीक है ना, बेटर है 0 करो ना, प्रॉपर्टीज तो है। ये 0, ये भी 0, और ये क्या हो गया, BC, ये क्या हो गया, BC, समझ में आ रहा है ना, बराबर 2nm। तो ये तो वेक्टर में है, अगर हम वेक्टर हटाते हैं तो 2nm बराबर क्या हो जाएगा, BC, 2nm बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BC। अब आप समझ में आ गया होगा, 2nm BC के बराबर है, ठीक है, तो nm बराबर क्या हो जाएगा, BC/2, nm बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BC/2, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे nm BC के बराबर है, और nm जो है, अगर nm BC के बराबर हो गया, ध्यान दो, अब हम लोग इसमें आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल में, NB CM में, कि nm BC/2 हो गया, ठीक है, सॉरी nm BC/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो इस सिचुएशन में अब हमें क्या करना होगा कि ये चूंकि इसके बराबर है, इसीलिए nm को आपको लिख देना होगा, ये पैरेलल टू BC है, ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है ना। क्यों पैरेलल हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, nm पैरेलल टू BC, इक्वल नहीं लिखेंगे, nm पैरेलल टू BC, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल में आप याद रखना, किसी ट्रायंगल में ABC में यदि ये NM मिड पॉइंट हो जाए, ठीक है ना, NM BC का हाफ हो जाए, तो NM BC के पैरेलल भी होता है। या फिर आपने मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा पढ़ा था, यदि हम NM को BC के पैरेलल साबित कर दे तो NM BC का हाफ भी हो जाता है। तो हमने उल्टा कर दिया, हमने NM को BC का हाफ कर दिया, इसलिए हमने लिख दिया NM BC के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। बाकी काम आप ज्योमेट्री में पहले कर चुके हो, आपको पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, बढ़िया सवाल लिख लेते हैं पॉलीगन्स लॉ से। चलो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5। चलो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, इफ, एकदम आराम से पेशेंस रखो और सब सवाल को बनाओ, इतना बना लो वेक्टर का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। देखो बोल रहा है वेक्टर A एंड B आर द वेक्टर डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड, ठीक है ना।
देखो दो वेक्टर ए एंड बी है, ये टू एडजेसेंट साइड है किसका, ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, इसका दो एडजेसेंट साइड है ए और बी, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है व्हाट आर द वेक्टर्स determined by the other side taken in order, ठीक है। देखो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए एंड बी आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेक्सागन ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे ये मान लिया, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक ये बन गया होगा रेगुलर हेक्सागन, देखो बना है ना, ये ओ ले लिए, ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, डी ले लिए, और इस पॉइंट को आप क्या मान लो ई। देखो 1 2 3 4 5 6 साइड है, 6 मैंने इक्वल साइड बनाया है, और ये रेगुलर हेक्सागन है। ये साइड को वेक्टर ए बोल रहा है और ये साइड को वेक्टर बी बोल रहा है, ठीक है ना। ये साइड को वेक्टर क्या बोल रहा है, बी, समझ में आ रहा है ना। तो हमसे बोला क्या कि ए और बी आर द वेक्टर डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, व्हाट आर द वेक्टर डिटरमाइंड बाय द अदर साइड ऑफ टेकन इन ऑर्डर। तो अदर साइड का आपसे वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, कि बीसी क्या होगा, सीडी क्या होगा, डी क्या हो गया होगा, ईओ क्या हो गया, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आसान है, बस आपको ट्रायंगल लॉ लगाते चले जाना है। क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे, ये सब तो ऐसे था सब डायरेक्शन में, फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे। देखो ओ ए जोड़ ए बी ओ बी के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ए जोड़ बी। अब देखो ओ बी जोड़ बी सी ओ सी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ओ बी जोड़ बी सी ओ सी के बराबर है। तो अब आप कैसे निकालोगे, पर ओ सी तो आपको बोला नहीं निकालने, आपसे तो बोला है बी सी निकालने, सी डी निकालने, डी निकालने और ईओ निकालने, यही ना बोल रहा है कि ए एंड बी आर द वेक्टर डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, व्हाट आर द वेक्टर डिटरमाइंड बाय द अदर साइड। तो अदर साइड कौन कौन है, बी सी सी डी डी ई और ईओ है, तो इसका हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको इधर आना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग अब लगाना है। देखो क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल ओ ए बी ले लो जो मैंने अभी लिया, तो ओ ए जोड़ ए बी बराबर हो गया बच्चों ओ बी, ठीक है ना। तो यहां से आप ओ बी निकाल लो, ओ बी आप निकाल लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नाउ इन ट्रायंगल निकालते चले जाओ, ओ बी सी ले लो, अब बी सी चाहिए हमें, तो ओ बी जोड़ बी सी बराबर ओ सी करो पहले, ओ बी जोड़ बी सी बराबर ओ सी। तो बताओ बी सी कितना हो जाएगा, तो बी सी जो हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी हो जाएगा, ठीक है ना, ओ सी माइनस क्या हो जाएगा ओ बी। अब बताओ ओ सी कितना के बराबर है, ओ सी देखो ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल होगा 110% होगा, चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, अभी आपने इससे पहले वाला फार्मूला भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये अगर बी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2b हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना, ये साइड जो है इसका क्या होगा डबल होगा, तो ये b है तो ये क्या हो जाएगा 2b, तो OC हो जाएगा 2b माइनस क्या होगा OB आपने निकाला है क्या चीज, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब देखो इसको क्या लिखोगे बताओ, 2b माइनस a माइनस b, अब एक b कैंसिल कर दो तो b माइनस a। देखो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका OC निकाल लो और फिर BC निकाल लो, तो इसमें से इसको क्या करो माइनस कर दो, ये भी तो तरीका है ना। क्या तरीका है, जैसे कि देखो OC कैसे निकालोगे, तो OB जोड़ BC, लेकिन आपके पास BC है नहीं, तो BC क्या करोगे, अब यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग भी नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम होगा। यही एक तरीका हम लोग के पास फिर ये आसान तरीका बचेगा BC कैसे निकाला जाए, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग भी नहीं हो सकता। तो ये निकल गया क्या चीज B माइनस A, ठीक है। अब देखो ये CD, ध्यान दो ये CD, ये इसके पैरेलल है, ध्यान दो ये इसके पैरेलल है, ये A है, ठीक है ना, ये A है, OA क्या है A, और इधर से CD, देखो OA और CD की डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर है तो ये इधर है, तो ये वेक्टर A होगा तो ये वेक्टर माइनस A होगा, ठीक है ना, समझ में आया ना।
ये देखो इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो ये वेक्टर ए, तो ये वेक्टर क्या हो गया माइनस ए। अब समझ में आ गया होगा, सी डी भी निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, कहेंगे चूंकि ओ ए जो है वेक्टर ओ ए, ये माइनस सी डी, ऐसे ले लो, चूंकि वेक्टर सी डी जो है माइनस ओ ए वेक्टर के बराबर है, तो बोले तो माइनस ए हो जाएगा आंसर। सी डी भी निकल गया। अब चाहिए हमें डीई, क्या चाहिए डी। अब डीई देखो, डीई का डायरेक्शन इधर, ए बी का डायरेक्शन इधर, तो ये इसका अपोजिट हो गया, तो ये माइनस बी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अगेन क्या लिखोगे, डीई वेक्टर डीई माइनस ए बी के बराबर हुआ, इसका मतलब माइनस बी हो गया। ठीक है, अब देखो ईओ, ईओ बीसी के अपोजिट है, ईओ का देखो इधर डायरेक्शन, इसका इधर डायरेक्शन, तो ईओ बीसी के अपोजिट है। अगेन क्या लिखोगे, ईओ वेक्टर जो है माइनस बीसी वेक्टर के बराबर होगा, होगा ना माइनस बीसी, तो ये माइनस बीसी दे दो, माइनस बी माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम रेगुलर हेक्सागन के सभी साइड्स को निकाल दिए क्या। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है आज, क्योंकि ढेर सारे न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, 10 न्यूमेरिकल्स है और अभी हम लोग 7 पे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में, चलो 9 क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, एक आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि सवाल आपसे बना कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, नहीं बनेगा तो मैं, अगर कमेंट आप लोग का आया तो मैं अगले लेक्चर में बना दूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, देखो टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड to give resultant which is of same magnitude, as the two vectors, find the angle between the two vectors। ध्यान देना सवाल क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, जैसे मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम मान लिए एक्स, और बोल रहा है आर एडेड, जब इसको ऐड करोगे तो उनका रिजल्टेंट जो होगा उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब क्या हो रहा है कि इसका रिजल्टेंट भी जो है इसके मैग्नीट्यूड के क्या है बराबर है, तो रिजल्टेंट भी क्या एक्स। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये ए और बी के बीच का एंगल आपको फाइंड करना। तो बहुत आसान से सवाल है। देखो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर बराबर अंडर रूट लिखते थे ना, तो रूट को हटा दिए तो इधर स्क्वायर कर दिए। अब ये क्या कहा, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू क्या चीज cos थीटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काटोगे तो 1 बराबर 2 प्लस 2 cos थीटा, तो 1 माइनस 2 बराबर 2 cos थीटा, तो माइनस 1 बराबर 2 cos थीटा, तो इम्प्लाइज cos थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों -1/2 होगा। अब -1/2 आप निकाल लो, याद रखो डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ 120 डिग्री होता है, थीटा 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे पिछला क्वेश्चन मैंने अभी जो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया था। ओके, समझ में आया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दो। 8 में देखो कह रहा है कि टू वेक्टर्स P and Q as a sum of 18 and टू वेक्टर P और Q है और इसका सम जो है 18 एंड देयर रिजल्टेंट इज 12। ठीक है, बोल रहा है द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू a smaller of two vectors। ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड एंगल बिटवीन देम, ठीक है। देखो दो वेक्टर है P और Q है, इसका सम 18 है, रिजल्टेंट 12 है। द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर के छोटे वाले वेक्टर से रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। आपसे बोल रहा है P और Q का मान बताओ और उनके बीच का एंगल। सिंपल सा सवाल है, इसको मैं बहुत ही आसान वे में लूंगा। दो वेक्टर P और Q है और इनका सम 18 है, तो इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो। रिजल्टेंट 12 है तो R बराबर आप क्या लिख दो, 12 लिख दो। अब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर बना रहा है टू वेक्टर का, इसका मतलब डायरेक्शन दिया है, ठीक है ना। रिजल्टेंट ना परपेंडिकुलर, इसका मतलब बीटा कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बीटा 90 डिग्री दिया है। क्या दिया है, बीटा 90 डिग्री। अब देखो टेन बीटा वाला फार्मूला आपने पढ़ रखा हो, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में आपने पढ़ा था ना। टेन बीटा बराबर क्या था, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन बीटा हो गया 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री हो गया। और बी को आपने क्यू यहाँ लिखा है, चूंकि पहला वेक्टर पी है दूसरा क्यू है, तो क्यू साइन थीटा और ए के जगह पे पी हो जाएगा और बी के जगह पे क्यू कॉस थीटा होगा। समझ रहे हो ना। अब टेन 90 क्या होता है, तो टेन 90 इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। होता है ना साइन 90 बाय कॉस 90, तो 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। तो ये हो गया क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब इन्फिनिटिव का मान 1/0 होता है, इन्फिनिटिव का मान 1/0, तो आप लिख सकते हो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर कितना, 0। गड़बड़ है क्या, ये 0 हो गया तो इतना बराबर 0 हुआ ना। इसको इससे गुना कर दिया, तो ये 1 को इससे गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, और ये बराबर क्यू साइन थीटा इंटू 0 0 हो गया। तो क्यू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्यू कॉस थीटा बराबर माइनस पी, इसको आप कुछ इक्वेशन मान लो, सेकेंड। क्या मान लिया, सेकेंड। अब फिर से चूंकि आर स्क्वायर बराबर देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आर स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, क्योंकि अभी हम रिजल्टेंट का हेल्प लिए नहीं थे, अब इसका हेल्प लेना पड़ेगा तभी पी क्यू निकलेगा। पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रहने दो, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रहने दो, ये 2p और क्यू कॉस थीटा की जगह पे आप रख दो माइनस पी। समझ में आया ना। ये 144 और ये देखो कितना हो जाएगा, 2p इंटू पी माइनस 2p स्क्वायर। अब पी स्क्वायर में 2p स्क्वायर गया तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 144 बराबर q माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी। देखो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो ना, इम्प्लाइज। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला पे तोड़ दिए। अब अगर आप देखोगे तो p प्लस क्यू जो है, देखो बच्चों 18 दिया है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 144 बराबर q माइनस पी इंटू कितना 18, इसलिए q माइनस पी जो हो जाएगा बच्चों 144 अपॉन 18। तो 18 8 जा 144, तो q माइनस पी बराबर 8। इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। अब तो समझ में आ गया होगा कहानी। अब फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो एडिंग कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या एडिंग करेंगे, तो p प्लस क्यू बराबर 18, q माइनस पी बराबर 8, p से p गया तो 2q बराबर 26, तो q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 13। q बराबर कितना 13। समझ में आ रहा है ना। q का मान हम लोगों ने निकाला कितना 13। अब p निकाल लो, तो इसीलिए यहां से बढ़े फ्रॉम इक्वेशन किससे ले लो, फर्स्ट से। तो फर्स्ट से p हो गया 18 माइनस क्यू, तो 18 माइनस 13 बराबर कितना 5। तो p भी निकल गया और q भी निकल गया। पूछा क्या था हमसे, और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू और एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। अब एंगल के यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो कॉस थीटा से। एंड कॉस थीटा बराबर देखो माइनस पी बाय क्यू हो जाएगा, तो माइनस पी की जगह -5 और क्यू की जगह पे 13, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए थीटा जो हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स -5/13, यही आंसर होगा। क्लियर है।
चलो एक और क्वेश्चन 8 के बाद 9 नंबर पे आते हैं। मजा आ रहा है ना सवाल बनाने में। इससे पहले आप अगर ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ नहीं देखें तो प्लीज उसका वीडियो जरूर देखोगे, ठीक है। चलो इसी तरह आपके लिए मैं क्लास 11 का सारा लेक्चर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बना के अपलोड करूंगा, और इसके अलावा मैथ्स का भी लेक्चर मैंने बना के बहुत सारा अपलोड किया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढेंगे, ठीक है, मिलेगा आपको सारा लेक्चर। तो देखो 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 फोर्स 10 न्यूटन और 40 न्यूटन आर एक्टिंग। 2 फोर्सेस 9 ही होगा ना, 4 5, अच्छा 5 के बाद मैंने के बाद 7 कर दिया था ना, तो अभी कम ही क्वेश्चन है। चलो तो ये क्वेश्चन मैं सीक्वेंस ठीक कर लूँ ना। 5 के बाद ये 7 नहीं था, ये कितना था बच्चों 6। 6 के बाद ये हो गया 7। 7 के बाद ये देखो बच्चों 8 नंबर हुआ, ठीक है ना। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और सीखते हैं आज, ठीक है। उसके बाद एक मैं आपको दूंगा होमवर्क। देखो 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग upon a body what can be the maximum and minimum resultant force on the body। देखो बहुत अच्छा सवाल है। 2 फोर्स है, ठीक है, 2 फोर्स है F1 F2। F1 दिया है 10 न्यूटन और F2 दिया है 40 न्यूटन, ठीक है। और रिजल्टेंट बोल रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। हमसे मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो पहले रिजल्टेंट निकाल लो। तो F1 स्क्वायर जोड़ F2 स्क्वायर जोड़ 2F1 F2 कॉस थीटा हो जाएगा। एंगल तो कुछ दिया नहीं है, कोई बात नहीं दिया है तो ये देखो 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 14 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा देखो R बराबर 10 का स्क्वायर 100 196 और ये देखो 14 2 जा 28 पे एक 0 बैठा दो, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कंडीशन पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे कंडीशन लगाओ ट्रिगो पर। चूंकि R विल रिजल्टेंट विल भी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा जब कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो R विल बी मैक्सिमम इफ कॉस थीटा 1, इसलिए R बराबर कितना होगा बताओ 100 प्लस 196 प्लस 280 इंटू 1। सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ोगे तो देखो 280 प्लस 196 प्लस 100 6 9 17 तो 1 3 1 4 1 5 576। 576 का स्क्वायर रूट जो होता है बच्चों 24 होता है। कितना होता है 24। तो ये 24 न्यूटन हो जाएगा रिजल्टेंट। एक तो ये रिजल्ट हो गया। दूसरा कंडीशन R विल बी मिनिमम इफ कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव हो जाए। क्या हो जाए निगेटिव। निगेटिव बोले तो -1, इसलिए R बराबर देखो क्या होगा अंडर रूट 100 प्लस 196 प्लस 280 इंटू -1, ठीक है ना। 280 -1 देखो तो सही मैंने किया है। तो जोड़ दो दोनों को, 196 और 100 मिलके 296 में से 280 घटा दो तो कितना बचेगा 16, और 16 का कितना हो जाएगा 4, तो 4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो R हो गया 4 न्यूटन और एक केस में R हो गया 24 न्यूटन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देखो। आज तो आप पूरा परेशान हो गए होंगे, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस वेक्टर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो बोल रहा था 5-6 लेक्चर, लेकिन टोटल 10 लेक्चर बनने वाले हैं, ठीक है, वेक्टर्स के। द सम ऑफ 2 फोर्सेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 फोर्सेस एट अ पॉइंट एज 16 न्यूटन, ठीक है। 2 फोर्सेज हैं, इसका सम कितना दिया है 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल, इफ द रिजल्टेंट इज क्या होगा बच्चों नॉर्मल टू स्मॉलर,
ठीक है, रिजल्टेंट जो है नॉर्मल है किसके साथ, स्मॉलर फोर्स के साथ, एंड हैज वैल्यू 8 न्यूटन। हमसे बोल रहा है फाइंड टू फोर्सेस, देखो आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। दो फोर्स मान लेना, लेट टू फोर्स को F1 F2 मान लेना। अब सवाल देखो, बोल रहा है सम ऑफ टू फोर्सेस 60 न्यूटन है, इसलिए F1 प्लस F2 जो हो गया वो 60 न्यूटन हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लिया हमने, फर्स्ट, ठीक है ना। नाउ बीटा देखो, रिजल्टेंट बोल रहा है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल बोले तो 90 डिग्री, तो बीटा कितना हो गया, छोटा वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 10 बीटा बराबर फार्मूला आप लगा दोगे b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यही ना। तो 10 90 डिग्री बराबर b के जगह F2 sin थीटा और इसके जगह F1 प्लस F2 cos थीटा, यही होगा ना। अब क्या करोगे, 10 90 फिर से इन्फिनिटी बोले तो 1/0 पुट कर सकते थे डायरेक्ट भी, तो F2 sin थीटा और ये हो गया F1 प्लस F2 cos थीटा, ये वैल्यू डाल दो 1/0 बराबर F2 sin थीटा बराबर F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 cos थीटा बराबर 0, तो यहाँ से आप cos थीटा अगर निकालोगे तो ये माइनस F1 बाय F2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस F1 बाय F2। समझ में आ रहा है ना, पक्का। इसको आप सेकेंड मान लो, ठीक है। अगेन रिजल्टेंट दिया है, इस तरह का एक सवाल हम लोग पहले भी बनाए हैं, ठीक है ना, उसी पे बेस्ड बना रहे हैं। अगेन आर स्क्वायर बराबर देखो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे cos थीटा का मान पुट करेंगे माइनस F1 बाय F2, तो रिजल्टेंट कितना दिया था 8 का स्क्वायर, ये F1 स्क्वायर जोड़ F2 स्क्वायर जोड़ 2F1 F2 और cos थीटा का मान माइनस F1 बाय F2 से F2 गया, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 64 बराबर F1 स्क्वायर जोड़ F2 स्क्वायर, और देखो F2 चला गया तो माइनस 2F1 स्क्वायर, फिर से 64 बराबर माइनस F1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना F2 स्क्वायर, फिर से देखो ये फार्मूला बैठा दो, सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया ना। तो देखो 64 बराबर कितना लिखोगे, F2 माइनस F1 इंटू F2 प्लस F1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 64 बराबर F1 प्लस F2 आप ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 16, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा F2 माइनस F1 इंटू 16, ठीक है, इसलिए F2 माइनस F1 जो होगा 64 में 16 से भाग दो तो 4, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करो, एडिंग कर दो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, जिससे आपको F1 और F2 निकल जाए, ठीक है। तो देखो F1 प्लस F2 कितना दिया है 16 और F2 माइनस F1 दिया है 4, सम करोगे तो F1 F1 कैंसिल, तो 2F2 बराबर 20 इम्प्लाइज F2 बराबर हो जाएगा 10। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से F1 निकाल लेंगे, तो F1 हो जाएगा 16 माइनस F2, तो 16 माइनस 10 बराबर कितना 6। तो देखो दो वैल्यू निकल गया, F1 भी निकल गया और F2 भी निकल गया। पूछा क्या था सवाल में हमसे, फाइंड द टू फोर्सेस, हमसे टू फोर्सेस ही पूछा था, ठीक है। चलो लास्ट सवाल आपके लिए HW होमवर्क, ठीक है ना, ये होमवर्क एक सवाल रहेगा और इसको आप ट्राई करोगे बनाने का, ठीक। बहुत बढ़िया सवाल दे रहे हैं। देखो सवाल ये है क्वेश्चन 10, L M and N, ठीक है, आर मिडिल पॉइंट्स, आर मिडिल पॉइंट्स ऑफ BC CA AB रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट AL जोड़ BM जोड़ CN बराबर 0 वेक्टर। मैं इसके लिए एक पिक्चर बना दे रहा हूं, ध्यान देना, ये पिक्चर दिया हुआ है, ये ABC ट्रायंगल हो गया और ये हो गया
बी एम, ये हो गया ए एल और ये हो गया सी एन। ठीक है, तो देखो ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ए एल बी एम सी एन है, एल एम एन आर द मिडिल पॉइंट, एल जो हो गया मिडिल पॉइंट है बीसी का, एम मिडिल पॉइंट है एसी का और एन मिडिल पॉइंट है एबी का। आपको साबित क्या करना है, ए एल जो बी एम और सी एन का सम जीरो वेक्टर के बराबर है। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो बच्चों, आज का क्लास इतना ही पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, आज हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल्स बनाया। ठीक है, मेहनत करो और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के आगे बढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।